हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। यहां पर पादपों के पोषण में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी बात करेंगे अपन। वैसे तो वो सारे तत्व जो पौधे के शरीर में पाए जाते हैं वो पोषक तत्व होते हैं, लेकिन हमें जो स्टडी करनी है वो करनी है आवश्यक पोषक तत्वों की। तो एक तो हो गया पोषक तत्व, एक हो गया आवश्यक पोषक तत्व। वो सारे तत्व जो पौधे के शरीर में पाए जाते हैं वो तो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है। जबकि ऐसे पोषक तत्व जो जिनके बिना पौधों का पूरा जीवन चक्र पूरा नहीं होता, वे हो गए आवश्यक पोषक तत्व। हम आवश्यक पोषक तत्वों की चर्चा करेंगे। कौन से पोषक तत्व आवश्यक है जिनके बिना शरीर की क्रियाएं पूरी नहीं होती है, उनका लैंगिक जनन पूरा नहीं होता है, उनके जो है बीज का निर्माण पूरा नहीं होता है। वो सारे पोषक तत्व आवश्यक पोषक तत्व है। तो हम सबसे पहले तो पोषक तत्वों की चर्चा करिए अपन ने। उसके बाद दूसरी बात है कि पौधों को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कुल 17 पोषक तत्व पौधों को चाहिए, 7 पौधों की आवश्यकता होती है। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पौधों को कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। 17 पोषक तत्व पौधों को आवश्यक होते हैं। अब उस पौधों को जो आवश्यकता है पोषक तत्वों की, इनके बारे में वैज्ञानिकों ने सबसे पहले पोषक तत्वों की आवश्यकता के बारे में, इनके पोषण के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था, उनकी चर्चा करेंगे हम। तो इसमें देखिए, सन 1939 में एक वैज्ञानिक थे ऑर्नोन और स्टाउट, और इन्होंने क्या कहा था कि पोषक तत्व पौधों को आवश्यक होते हैं। इसको बोलते अनिवार्यता का सिद्धांत। तो पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत सन 1939 में ऑर्नोन और स्टाउट ने दिया था। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि ऐसे पोषक तत्व जिनकी कमी से पौधे का जीवन चक्र पूरा नहीं होता है उसको आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। और अब जब उसके शरीर में उस तत्व की जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक वो पौधा दुरुस्त नहीं होगा, पूर्ण रूप से अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करेगा। और यही बात जो कही, इसको पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत कहा गया है। इसके बाद ऑर्नोन और स्टाउट के बाद एक वैज्ञानिक और थे। उन्होंने में इनसे संबंधित ही कुछ चीज कही थी, मिलती जुलती चीज कही थी। आवश्यकता के लिए तो कहा ही था, पर निकोलस ने क्या कहा, जो ऑर्नोन और स्टाउट ने कहा पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत बताया, उसी में एक चीज और जोड़ी। और उन्होंने कहा कि जितने भी ये आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, इन प्रत्येक पोषक तत्व का एक विशिष्ट कार्य होता है, एक स्पेशल काम होता है कि साहब ये पोषक तत्व तो ये करेगा, ये पोषक तत्व क्लोरोफिल का निर्माण करेगा, ये पोषक तत्व स्टोमेटा खोलेगा, ये पोषक तत्व जल के अवशोषण में सहयोग करेगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा, किसने कहा, निकोलस ने 1965 में कहा कि प्रत्येक पोषक तत्व का एक विशिष्ट कार्य होता है। विशिष्ट कार्य का सिद्धांत दिया, किसने दिया, निकोलस ने। निकोलस नामक वैज्ञानिक ने 1965 में एक विशिष्ट कार्य का सिद्धांत दिया कि प्रत्येक पोषक तत्व का एक विशिष्ट कार्य होता है। विशिष्ट कार्य मतलब कार्य को बांट दिया। निकोलस ने क्या किया, इनको बांट दिया। इसके बाद एक चीज यहां और है कि जो अपनी मिट्टी होती है, जो मृदा होती है, उनमें पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं वैसे तो अपन, परंतु एक ऐसा पोषक तत्व, एक तत्व है सिलिकॉन है, जो आवश्यक पोषक तत्वों में नहीं आता, परंतु उसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या नाम उसका, सिलिकॉन। ऐसा पोषक तत्व जो पौधे के लिए आवश्यक नहीं है,
एक पौधे के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन मिट्टी में ऑक्सीजन तत्व के बाद, लेकिन मृदा में ऑक्सीजन तत्व, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। सबसे ज्यादा मिट्टी में, मृदा में, भूपपड़ी पर, इस धरती की पूरी ऊपर की लेयर पर सबसे ज्यादा जो तत्व पाया गया वो ऑक्सीजन है। उसके बाद दूसरा है सिलिकॉन। क्या है? उसके बाद सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाया गया, इसके बाद ऑक्सीजन के बाद। निकोलस ने, जिसने विशिष्ट कार्य का सिद्धांत दिया था, उनमें एक बात और कही निकोलस ने। उसने क्या कहा कि उसने 20 तत्वों के बारे में बताया। उसने कहा कि 20 अनिवार्य तत्व बताए। उसने अलग सिद्धांत दिया, 20 अनिवार्य तत्व बताए, 20 कार्यकीय तत्व बताए, 20 फिजियोलॉजिकल तत्व बताए, जिनमें 16 तो बताए अनिवार्य, 16 तो बताए अनिवार्य और 4 बताए लाभदायक तत्व। इसकी भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लाभदायक तत्व है कोबाल्ट, वैनेडियम, सिलिकॉन और सोडियम। ये 4 आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, ये 4 लाभदायक पोषक तत्व है जो निकोलस ने बताए। मतलब निकोलस के अनुसार 20 पोषक तत्व थे, जिनमें 16 पोषक तत्व तो आवश्यक है और 4 पोषक तत्वों को उसने लाभदायक बताया था कि इनके होने से पौधों को लाभ मिलता है। और ये 20 तत्वों वाली बात निकोलस ने बताई थी। किसने बताई थी? निकोलस ने बताई थी कि 20 कार्यकीय फिजियोलॉजिकल तत्व होते हैं, जिनमें 16 तो अनिवार्य हैं और 4 लाभदायक हैं। और वो क्या है? कोबाल्ट, वैनेडियम, सिलिकॉन और सोडियम। ये 4 तत्वों को लाभदायक तत्व का नाम दिया। इसके बाद हम भैया चर्चा करेंगे आगे, आवश्यक पोषक तत्वों की बात करेंगे। और सबसे पहले तो एक छोटा सा मैंने क्लासिफिकेशन बनाया है आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, कि इनकी कितनी मात्रा चाहिए, किस किस से पौधों को मिलते हैं और किस किस प्रकार से पौधे इनको लेते हैं, उसके आधार पर एक छोटा सा वर्गीकरण किया है। पूरे जो 17 पोषक तत्व है, उनकी पूरी काउंटिंग करके हमको बहुत अच्छी तरह समझना है। इसको देखो आप, पहले तो जो आवश्यक पोषक तत्व है उनको 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा? पहले तो इसको 2 भागों में बांटा है। एक तो नॉन मिनरल और मिनरल। सबसे पहले तो जितने आवश्यक पोषक तत्व 17 है, 17 आवश्यक पोषक तत्व है। कितने हैं? 17 आवश्यक पोषक तत्व है। इनको 2 भागों में बांटा है। एक तो मिनरल, लवणीय अवस्था में पाए जाने वाले, और एक जो है द्रव अवस्था या गैस अवस्था में पाए जाने वाले, जिनको अलवणीय कहते हैं। अलवणीय, लवण के रूप में। ये एलाइन एल्केलाइन नहीं है, ये अम्लीय क्षारीय नहीं है, ये भौतिक अवस्था में जो पाए जाते हैं, जो मतलब हवा में और पानी से जो मिलेंगे तत्व, 2 तत्व, वो क्या? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल, नॉन मिनरल या नॉन मेटल। और जो बाकी तत्व है, जो जिनको मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहा गया है, जो मृदा से मिलते हैं। इस प्रकार से आवश्यक पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा है, नॉन मिनरल और मिनरल। मिनरल अवस्था में पाए जाने वाले और नॉन मिनरल अवस्था में पाए जाने वाले। और नॉन मिनरल अवस्था में पाए जाने वाले तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये पोषक तत्व हवा से और पानी से मिलते हैं। पानी से H2O और हवा से CO2। देखो सब चीजें आ गई इसमें, CO2 प्लस ऑक्सीजन वगैरह जो हवा में होती है सब आ गए। CHO, C हवा से मिल गया, H पानी से मिल गया और ऑक्सीजन भी पानी से और हवा से दोनों से मिल गया प्लांट को। और इनको कहते हैं नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स। नॉन मिनरल पोषक तत्व जो मिनरल अवस्था में नहीं होते हैं। कितने गए? 3। बचे कितने भैया? 14 पोषक तत्व जो है मृदा से मिलते हैं।
14 पोषक तत्व मृदा से मिलते हैं, 3 पोषक तत्व हवा और पानी से मिलते हैं। हवा और पानी से मिलने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और मृदा से मिलने वाले पोषक तत्वों की अब हम बात करेंगे। देखिए, मृदा से मिलने वाले जो पोषक तत्व उनको फिर हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो ज्यादा मात्रा में चाहने वाले, ज्यादा मात्रा में जो पौधों में पाए जाते हैं, और एक बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले, और इनको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये देखिए आप, मैक्रो यानी ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले, ज्यादा या अधिक मात्रा में पाए जाने वाले, पौधों में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो यानी क्या होता है? ज्यादा, बड़ा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी वो पोषक तत्व जो पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। कितनी कम मात्रा में भैया? मात्र 100 ppm से भी कम। 100 ppm से भी कम मात्रा में जो पोषक तत्व पौधों को चाहिए उनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो हमने मिनरल लवणों को, मिनरल पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा है। एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अभी पूरी स्टडी करेंगे आगे अपन पोषक तत्वों की। इनको कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, और इनको बोलते हैं मैक्रो कहेंगे हिंदी में, और भी कह सकते हो अधिक मात्रा में या ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले। अब अधिक मात्रा में जो पोषक तत्व चाहिए, फिर उनको हमने फिर 2 भागों में बांटा है भैया। कौन कौन से? प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। और प्राइमरी न्यूट्रिएंट को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक पोषक तत्व। क्या कहते हैं भैया हिंदी में? प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक मात्रा में चाहिए भैया, ये प्राथमिकता के आधार पर चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए। और प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, NPK। क्या नाम इनका? NPK, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। और इनको उर्वरक तत्व भी कहते हैं। उर्वरक तत्व भी कहते हैं। उर्वरक पोषक तत्व भी कहा गया है। ठीक है, तो इसको दूसरे पोषक तत्व 3 और है। NPK, CHO तो हो गया आपका नॉन मिनरल, प्राइमरी हो गया NPK, और सेकेंडरी कौन से हो गए? कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। इनको जबान से बोलना पड़ेगा। CHO बोले आप, CHO, CHO, वो तो कौन से हो गए? नॉन मिनरल। NPK कौन से हो गए? प्राइमरी, मैक्रो में प्राइमरी NPK। और CAMGS, ये क्या हो गया भैया? सेकेंडरी पोषक तत्व है, द्वितीयक पोषक तत्व है। द्वितीयक पोषक तत्व कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और हम छोटे से क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? निम्न में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? निम्न में से कौन सा जो है प्राथमिक पोषक तत्व है? निम्न में से कौन सा उर्वरक पोषक तत्व है? उर्वरक पोषक तत्व प्राथमिक पोषक तत्व को कहते हैं। उर्वरक पोषक तत्व किसको कहते हैं? प्राथमिक पोषक तत्वों को कहते हैं। और ये तीनों के तीनों ही उर्वरक के द्वारा दिए जाते हैं। यह भी कह सकते हो जो उर्वरक दिए जाते हैं वो इन तीनों पोषक पदार्थों के लिए, पोषक तत्वों के लिए ही दिए जाते हैं। जितने भी उर्वरक बनते हैं काय के लिए बनते हैं? NPK, तीनों के लिए बनते हैं उर्वरक, उनको जो उर्वरक बनते हैं। ठीक है, तो आपके द्वितीयक पोषक तत्व की बात कर ली हमने। अब बचे सूक्ष्म पोषक तत्व, वो पोषक तत्व जो 100 ppm से भी कम मात्रा में चाहिए, उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और कितने बचे भैया? ये देखो आप, 3 तो यहां गए नॉन मिनरल में, 3 तो गए, 3 गए आपके प्राथमिक पोषक तत्वों में, 3 और 3 और 3 गए आपके द्वितीयक पोषक तत्व में, 3 और 3 6, 3 9। अब कितने बचे? 17 में से 9 गए तो 8 पोषक तत्व क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिनको हमें याद करना है। और इसका एक हिंदी में मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है भैया, उसको आपको याद करना है।
ध्यान से सुनेंगे, मैं बोलूंगा एक वैसे ही बोला है, देखो मेरी बात सुनो, हिंदी में बोल रहा हूं। एक लड़का है बक्कू नाम का, उसको याद करने के लिए रटने का एक तरीका निकाला है, एक सेंटेंस बनाया मैंने। बकू, बकू, कल, सीएल को कल कहा है मैंने, कल। बकू कल मोबाइल, एमओ को मोबाइल, मांगने, 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 एमएन, न को देखना आपको, मांगने, फॉरेन यानी विदेश, फॉरेन, एफी, फॉरेन, एफी, फॉरेन है, नी, नी, निकल, 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 नी, जाना, जेडन, जाना, जाना, बकू कल मोबाइल मांगने फॉरेन निकल जाना, जाना। देखो कैसे, बकू कल मोबाइल मांगने फॉरेन निकल जाना, जाना। हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस प्रकार से ये पूरे 17 पोषक तत्वों का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। इस पूरे 17 पोषक तत्वों का मैं पुनः एक बार आपको दोहरा रहा हूं। सबसे पहले तो आपके जो 17 पोषक तत्व है, ये आवश्यक पोषक तत्व है, पोषक तत्व नहीं है। पोषक तत्व और बहुत सारे हो सकते हैं, पर आवश्यक पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो 17 पोषक तत्वों को हमने 2 भागों में बांटा है भैया, नॉन मेटल और मेटल, नॉन मिनरल और मिनरल, नॉन मिनरल और मिनरल। नॉन मिनरल, नॉन मिनरल में कौन से आएंगे, CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीनों के तीनों गैसीय अवस्था में है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और ये तीनों के तीनों पोषक तत्व पानी और मृदा, पानी और हवा से मिलते हैं, सॉरी, पानी और हवा से मिलते हैं, पानी और हवा से मिलते हैं। तीनों के तीनों पोषक तत्व जल और हवा से मिलते हैं। और पौधों को इनकी कभी भी कमी नहीं होती है। अगर पौधों को इनकी कमी हो गई भैया, तो फिर पौधे का जीवन सक्षम ही नहीं हो सकता, जीवन का निर्माण ही नहीं हो सकता। बता देता हूं आपको मैं, ये CHO की चर्चा अभी और विस्तृत चर्चा करूंगा मैं आपसे। अभी फिलहाल मैं आपको केवल क्लासिफिकेशन बता रहा हूं मैं। इन सब पोषक तत्वों की बहुत विस्तृत जानकारी अपन लेंगे, और डिटेल्ड क्लासेस जो होगी, विस्तृत क्लासेस, उनमें और ज्यादा लेंगे। फिलहाल हम केवल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं आवश्यक पोषक तत्वों का। तो नॉन मिनरल तत्व हो गए भैया, पोषक तत्व हो गए। अब हम बात करेंगे मिनरल पोषक तत्व की। मिनरल पोषक तत्व जो मिट्टी से मिलते हैं पौधों को, जड़ें अवशोषण करती है, जल के साथ जड़ें अवशोषण करती है। कुछ आयन के रूप में पौधे उनको जड़ों से जल के साथ अवशोषित करते हैं। और इनको हमने 2 भागों में बांटा है भैया, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो तो ज्यादा मात्रा में जो चाहिए उनको मैक्रो कहा गया है, और माइक्रो की मतलब बहुत सूक्ष्म मात्रा में, 100 ppm से कम जो पोषक तत्व चाहिए उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा है, सूक्ष्म पोषक तत्व कहा है। अब जो मैक्रो थे, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, उनको फिर हमने 2 भागों में बांटा है। ध्यान से सुन ले, उसको फिर हमने 2 भागों में बांटा है, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक। और प्राथमिक उर्वरक पोषक तत्वों को उर्वरक पोषक तत्व भी कहते हैं। और उर्वरक पोषक तत्व कौन से हैं, NPK, ये सब जानते हैं हम, NPK। इसके बाद द्वितीयक पोषक तत्व को आपको जरूर याद करना है, क्योंकि इन द्वितीयक पोषक तत्वों में और सूक्ष्म पोषक तत्वों में कंफ्यूजन होता है। CAMGS, CAMGS द्वितीयक पोषक तत्व है, और इसके बाद जो बचे हुए पोषक तत्व 8 बचे, वो सूक्ष्म पोषक तत्व है। 8 बचे सूक्ष्म पोषक तत्व है, और उसको याद करने का मैंने आपको तरीका बताया है। इसको उतार लें आप कॉपी में, हमेशा के लिए, आपको पूरे जीवन भर आप इसको नहीं भूलेंगे। बकू कल मोबाइल मांगने फॉरेन निकल जाना। अब जो 17 पोषक तत्वों की हमने बात कर ली,
इसमें एक छोटी सी बात ये जोड़नी थी मेरे को कि 17वां पोषक तत्व, जो पहले 16 पोषक तत्वों की बात करते थे हमने, अब 17वां पोषक तत्व जो आया 2005 में जुड़ा, ये 2005 के पहले 16 पोषक तत्वों को ही आवश्यक माना जाता था। 2005 के बाद निकिल जुड़ गया, और 2000 निकिल जो जोड़ा, कब जुड़ा निकिल? 17वां पोषक तत्व निकिल जुड़ा जो है 2005 में जुड़ा है, ये 2005। इसके बाद 17 पोषक तत्व हो गए। इस प्रकार से ये छोटा सा एक वर्गीकरण है पोषक तत्वों का, आवश्यक पोषक तत्वों का। ठीक है, इसमें देखिए आप ये कुछ नहीं है, केवल हिंदी में समझाया है इसको। प्राथमिक पोषक 3 तो हो गए, CHO, वो तो क्या है। और भैया एक बात और क्या नाम है रह गई मेरे से, जो CHO है, कौन से पोषक तत्व है ये? इनको संरचनात्मक पोषक तत्व भी कहते हैं। हाँ, ये चीज रह गई थी कहीं पर, जो नॉन मिनरल जो है CHO, इनको संरचनात्मक पोषक तत्व भी कहते हैं। संरचनात्मक पोषक तत्व कैसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। किसी भी जीव का, चाहे पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जंतु हो, चाहे जीव हो, कोई सा भी हो, सभी जीवों के शरीर का जो निर्माण है वो 95% से भी ज्यादा भाग इन तीनों से बना होता है। 95% से भी ज्यादा शरीर का निर्माण कहाँ से होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। किसी भी पादप शरीर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो पादप शरीर में देखो आप क्या होता है भैया, एक तो या तो जल होता है, जल जो 90% से भी ज्यादा होता है। इसके बाद सबसे ज्यादा होते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद होती है प्रोटीन, इसके बाद होती है वसाएं। क्या है? सब CHO है भैया, इनमें N जुड़ गया, बस प्रोटीन हो गई, और ये भी CHO है। सारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही, इसलिए इनको संरचनात्मक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉन मिनरल और मिनरल तत्वों की बात। वापस हिंदी में एक बार चर्चा कर सकते हो आप उनको। प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्वों को हमने एक नाम दिया है भैया, ध्यान हो तो आपको। प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्वों को हमने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? मैक्रो। क्या नाम दिया है? मैक्रो, ज्यादा मात्रा में चाहिए। और ये बाकी क्या है भैया? माइक्रो। क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। इसका ये इनको उर्वरक तत्व भी कहा गया है, चर्चा करी हमने अभी। उर्वरक तत्व भी कहा गया है। कैल्शियम, ये आपको याद करना है, इसमें कंफ्यूजन होता है। CaMgS, ये जरूर याद करना है आपको, CaMgS। इसको तो याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको। बता कि नहीं बताया? बकू, कल, मोबाइल मांगने, फौरन निकल जाना, ये आपके पोषक तत्वों का वर्गीकरण है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, मेरे ख्याल में अब आपका एक क्वेश्चन कोई किसी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। अब पोषक तत्वों का ये क्लासिफिकेशन एक तरीके से हो गया। अब दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन खूब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको एक और तरीका क्लासिफिकेशन का समझाऊंगा। यहां पर पोषक तत्व जो होते हैं, अब पहली बात तो ये कि जो पानी से और हवा से जो पोषक तत्व मिलते हैं, तीनों CHO, जिनको संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं, उनकी पौधे के शरीर में कभी कमी नहीं होती है। वो अबंडेंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पौधों को उपलब्ध होते हैं। हवा और पानी से प्रकृति प्रदान करती है। CHO की कोई चर्चा नहीं करेंगे, कमी के कोई लक्षण नहीं होते हैं। अगर उनकी कमी हो गई तो पौधे का निर्माण ही नहीं होगा। इसलिए CHO की कमी का कोई प्रभाव का चक्कर ही नहीं है। अब हम बचे हुए 3 तो घटा दो, 17 में से 14 पोषक तत्वों की बात करेंगे हम। 14 पोषक तत्वों की बात करेंगे, वो कैसे कैसे क्या क्या होता है उनका शरीर में। देखिए, 14 पोषक तत्व जो बचे, उनको हम पौधे के शरीर में, मृदा में नहीं, पौधे के शरीर में, जब जड़ से वो अवशोषित हो जाते हैं, पोषक तत्व जड़ से अवशोषित होने के बाद वो शरीर में, पौधे के शरीर में कैसे काम करते हैं, उसके आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं भैया। पोषक तत्वों को 3 भागों में कैसे बांटा गया है, देखिए आप।
वे सामने आइए, आप बिल्कुल सामने देखिए। नंबर 1 है, क्या लिखा हुआ है? तीव्र गतिशील। दूसरा क्या लिखा हुआ है? कम गतिशील। और तीसरा क्या लिखा हुआ है? अचल। जो पोषक तत्व बचे आपके, उन पोषक तत्वों को 14 पोषक तत्व जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है CHO के अलावा जो पोषक तत्व है NPK, CAMGS, बकू, कल, मोबाइल, मांगने, फ्लोरीन, निकल जाना, ये पोषक तत्व बचे हैं। ये पोषक तत्व पौधे के शरीर में कुछ पोषक तत्व तो ऐसे हैं जो जड़ों से अवशोषित होते हैं और बहुत तेज गति से गति करते हैं, तेज गति से दौड़ते हैं शरीर में, चलते हैं शरीर में, जल के साथ शरीर में गमन करते हैं। तीव्र गति से गमन करने वाले पोषक तत्व पौधे के शरीर में, पौधे के शरीर में तीव्र गति से गमन करने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं? तीव्र गतिशील, हाईली मोबाइल। और NPK, MGS, NPK, MGMO, क्या नाम है इनका? रट लो, NPK, MGMO, NPK, MGMO, NPK, MGMO, NPK, MGMO, ये तत्व है भैया हाईली मोबाइल, तीव्र गतिशील। इसीलिए ये क्या होता है, जो ही जड़ों से अवशोषित हुए वो गति कर कर ऊपर चले जाते हैं, पौधे के ऊपर के भागों में चले जाते हैं। इसीलिए इन पोषक तत्वों की अगर थोड़ी सी भी कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, तो सबसे पहले जो लक्षण प्रकट होते हैं वो पौधे के निचले भागों में होते हैं, क्योंकि ये तो गमन करके ऊपर चला जाता है। तो इन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कहाँ होंगे भैया? पुरानी पत्तियों पर होंगे। कहां प्रकट होंगे? पुरानी पत्तियों पर, नीचे की पत्तियों पर, क्योंकि ये गमन करके ऊपर चले जाते हैं। कौन कौन से हैं ये? NPK, MGMO, ठीक है। और दूसरा है जो कम गतिशील, गति तो वो भी करते हैं, कम गतिशील होते हैं, वो भी गति करते हैं और ऊपर ही चले जाते हैं। इसीलिए इनकी कमी के लक्षण नई पत्तियों पर, यानी यहां पर होते हैं भैया, यहां पर। अभी देखेंगे, चर्चा करेंगे अपन। पुरानी पत्तियां तो ये है, पुरानी पत्तियां, नई पत्तियां, और ये क्या है? कोपले, कोपले, नई नई, नए बड, बड, एपिकल बड बोलेंगे, एपिकल बड, कोपले फूट रही है। अभी चर्चा करेंगे उस पर अपन। तो तीव्र गतिमान की बात तो आप समझ गए। जो कम गतिमान है वो भी गमन करके ऊपर चले जाते हैं, इसलिए इनकी कमी के लक्षण भैया बीच में प्रकट होते हैं, नई पत्तियों पर, पुरानी पर नहीं, नई पत्तियों पर। देखा जाए तो पौधे को 3 भागों में बांट दिया हमने। एक तो बिल्कुल कोपले, एक नई पत्तियां, एक पुरानी पत्तियां। कोपले, नई पत्तियां और पुरानी पत्तियां, 3 भागों में बांटा है। तो ये इनके लक्षण भैया नई पत्तियों पर आते हैं। कहां आते हैं? नई पत्तियों पर आते हैं। और ये क्या है? एस, रटना पड़ेगा आपको इसको। खूब क्वेश्चन आता है, गंधक, फेरस, मैग्नीज और कॉपर, ठीक है। यहां पे हमने क्या रटा था? NPK, MGMO, और जिंक भी रह गया था एक छोटा सा, ये जोड़ना पड़ेगा लास्ट में। NPK, MGMO, NPK, MGMO, जिंक, NPK, MGMO, जिंक, NPK, MGMO, जिंक। इस प्रकार से इसको रटना पड़ेगा आपको। खूब क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको रटना पड़ेगा इसको। ये क्या बचा यहां पर भैया? यहां बचे आपके S, क्या बचा? S, Fe, Mn और Cu, S, Fe, Mn और Cu। इनके लक्षण कहां आए? नई पत्तियों पर आए। कहां पर आए? नई पत्तियों पर आए। अब बचे भैया 2, कैल्शियम और बोरोन। कैल्शियम और बोरोन के कमी के लक्षण बिल्कुल अचल होते हैं भैया, ये तत्व अचल होते हैं, चलते ही नहीं है। जो ही जड़ से अवशोषित हुए और नीचे के नीचे ही पड़े रहते हैं। और जब नीचे के नीचे ही पड़े रहते हैं तो जब इनकी कमी होती है तो लक्षण कहां प्रकट होते हैं? ऊपर प्रकट होते हैं, ये सफेद पड़ जाती है। कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण कहां प्रकट होंगे? यहां पर कैल्शियम और बोरोन भैया, कैल्शियम और बोरोन जो अचल तत्व है। कौन से तत्व है? अचल, इमोबाइल, पौधे के शरीर में चलते ही नहीं है, नीचे ही पड़े रहते हैं, ऊपर जाते ही नहीं है। तो जब कमी होती है तो लक्षण ऊपर प्रकट होते हैं, क्योंकि वो तो नीचे पड़े हैं।
ये है इसकी स्टोरी, ये है एक क्लासिफिकेशन। यहां देख लीजिए आप, कैल्शियम और बोरोन, कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण कहाँ आए भैया? ये दोनों पोषक तत्व क्या है? अचल है। क्या है? अचल है भैया। और देखो आप, ये जो पोषक तत्व है भैया, ये जो पोषक तत्व है चारों के चारों, ये क्या है? मध्यम गतिमान है। चलते तो हैं पर धीरे धीरे चलते हैं, मोबाइल तो है पर कम मोबाइल है, मध्यम गतिमान है भैया, मध्यम गतिमान है। लक्षण यहां प्रकट आएंगे। इसके बाद NPKMg एमओ जिंक, NPKMg एमओ जिंक, NPKMg एमओ जिंक, ये सारे पोषक तत्व क्या है? तीव्र गतिमान है, तीव्र गतिमान, हाईली मोबाइल। और इनकी कमी के लक्षण भैया कहां प्रकट आएंगे? ये तो चल के ऊपर चले गए, इनकी कमी के लक्षण नीचे प्रकट होंगे। अब क्या क्या लक्षण प्रकट होंगे, कैसे कैसे लक्षण प्रकट होंगे, इसकी बात अपन अगली चीजों में करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पोषक तत्वों का गतिशीलता के आधार पर क्लासिफिकेशन। के आधार पर? गतिशीलता के आधार पर। इसी प्रकार से पोषक तत्वों के और भी क्लासिफिकेशन है। वो पोषक तत्वों का एक और क्लासिफिकेशन है कि साहब जो है, ये पोषक तत्व जो है दिन में या दैनिक रूटीन में, रोजाना के काम में काम क्या करते हैं पौधे के शरीर में? कुछ तो क्या करते हैं? संग्रह, भोजन का संग्रह करते हैं। फल बने मोटे मोटे, सब्जियां बन गई, आलू बन गया, गन्ने में रस बन गया, क्या हो गया? संग्रह है ये। अनाज का दाना मोटा हो गया है, एप्पल इतना मोटा, भोजन का संग्रह है। संग्रहित तत्व, ऐसे तत्व जो संग्रह करते हैं, ऊर्जा का संग्रह करते हैं। क्या का संग्रह करते हैं? रासायनिक ऊर्जा का संग्रह करते हैं। और रासायनिक ऊर्जा का संग्रह करने वाले पोषक तत्व देखो आप, ये रहे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और गंधक। ये संग्रह का कार्य कर रहे हैं शरीर में। ये क्या करते हैं? ऊर्जा का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ऊर्जा का विनिमय करते हैं। सूर्य की किरणें जब पड़ती है पत्ती पर, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, तो सबसे ज्यादा भूमिका होती है इसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। वहीं पर शुरुआत होती है ऊर्जा की। वो जो सूरज की किरणें आ रही है, ताप मिल रहा है, गर्मी मिल रही है, सोलर ऊर्जा है। वो कौन सी ऊर्जा है? सूर्य की किरणें हैं, तापमान मिल रहा है, सोलर ऊर्जा है। और वो कहां में बदलती है? वो बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। किस रूप में? फल में, फलों में, मीठे फल, केला, अनाज, सब्जियां। तो ये ऊर्जा का जो कन्वर्जन कर रहे हैं, कौन कौन करते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन करता है। इसी प्रकार से शरीर में स्थानांतरण में, एक जगह से दूसरी जगह पे ऊर्जाओं का आदान प्रदान में कौन सहयोग करते हैं? ये पोषक तत्व करते हैं। शरीर में ऑक्सीकरण, अपचयन की क्रियाएं होती है, उनमें कौन सहयोग करते हैं? ये पोषक तत्व करते हैं। उत्प्रेरण में, कैटलिस्ट में, उत्तेजित करने में, पौधे के शरीर में जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनमें कौन सहयोग करते हैं? ये सहयोग करते हैं। इनको आपको कॉपी में उतारना होगा। और ये जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो भैया दिया किसने था? थ्रेचर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? थ्रेचर नाम के वैज्ञानिक ने 1934 में दिया था। कार्यों के आधार पर, पोषक तत्वों के दैनिक रूटीन में क्या कार्य होते हैं, इसके आधार पर यह क्लासिफिकेशन दिया था, थ्रेचर ने दिया था। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे हम भैया पोषक तत्वों का। एक और क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये भी, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं भैया? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? या तो नाइट्रेट में ग्रहण करते हैं या NH4 में ग्रहण करते हैं। दो रूपों में पौधे ग्रहण करते हैं। कुछ पौधे नाइट्रेट के रूप में, अधिकांश पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, या फिर NH4 के रूप में ग्रहण करते हैं। अरे नाइट्रोजन पता आपको, वातावरण में कितनी नाइट्रोजन है? 79%। इस हवा में 79% नाइट्रोजन है, फिर भी हमको यूरिया डालना पड़ता है। ऐसा कोई पंप मिल जाए इन पौधों को नाइट्रोजन दे दे, इतने सारे उर्वरक डालने की जरूरत नहीं पड़े।
नहीं। पर पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? गैस के रूप में नहीं लेते हैं, इस रूप में लेते हैं। तो हमको वो क्रियाएं करनी पड़ेगी कि ये नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट में बदल जाए, तो निहाल हो जाएंगे भैया, निहाल हो जाएंगे हम। पौधे नाइट्रेट ग्रहण करेंगे करेंगे ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलेगा हमको। और उसके लिए हम कुछ जैविक उर्वरक का प्रयोग भी करते हैं, पता होगा, पढ़ा है अपन ने। राइजोबियम जीवाणु का प्रयोग करेंगे, एजोटोबैक्टर जीवाणु का प्रयोग करेंगे, जैव उर्वरक है वो, बायो फर्टिलाइजर है वो, उनको करेंगे वहां पर। तो हम अभी बात कर रहे हैं भैया पोषक तत्वों को किस किस रूप में ग्रहण करते हैं, कैसे कैसे ग्रहण करते हैं पौधे। कुछ पोषक तत्व तो इस रूप में देखो ग्रहण किए जा रहे हैं। फास्फोरस किस रूप में ग्रहण किया जा रहा है? H2PO4 HPO4 के रूप में। पोटास सिंपल तत्व के रूप में। इनको हमने दो भागों में बांटा है, भैया। इस रूप में कुछ तत्व तो अवशोषित किए जाते हैं, कुछ तत्व तो कैसे अवशोषित किए जाते हैं? तत्व के रूप में, अकेले के अकेले तत्व के रूप में, सिंगल रूप में, K, Ca, Mg, Fe है। कुछ यौगिक के रूप में, देखो आप, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। इस प्रकार से कुछ पोषक तत्वों को तो अकेले रूप में, कुछ पोषक तत्वों को या यौगिक रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है कि साहब जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन पी लेंगे हम, पानी पिएंगे जब जाके उसका हाइड्रोजन हमको मिलेगी। H2O होता है पानी में, पानी से मिलेगी है। तो इस प्रकार से, जैसे ऑक्सीजन की बात करें हम, पौधे ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं पता है आपको? पौधे ऑक्सीजन कैसे ग्रहण, किस रूप कैसे ग्रहण करते हैं, कोई बताएगा मेरे को? पौधे ग्रहण क्या सीधी श्वसन क्रिया में लेता है ऑक्सीजन? श्वसन क्रिया में पौधा कोई ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता है, वो तो केवल श्वसन क्रिया में को उत्तेजित करने के लिए, श्वसन क्रिया संपादित करने के लिए, एक तरह से चूल्हे को जलाने के लिए जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है खाद्य पदार्थों के जलाने के काम आती है, जिससे शरीर में ऊर्जा उत्पत्ति होती है, मात्र वो ऑक्सीजन पौधे ग्रहण नहीं करते हैं। पौधे जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो करते हैं भैया H2O से ग्रहण करते हैं, पानी से ग्रहण करते हैं, H2O से ग्रहण करते हैं, जल से ग्रहण करते हैं। सीधी जो हवा श्वसन में ली जाती है के द्वारा मनुष्य में श्वसन से लेते हैं, पौधे की सतह से सीधी सतह के विसरण के द्वारा चली जाती है और अंदर जाकर कोशिकाओं में वो केवल खाद्य पदार्थों का विखंडन करती है। ऑक्सीजन वापस CO2 के रूप में निकल जाती है, विखंडन करी और CO2 में कन्वर्ट हो जाती है और वापस निकल जाती है। वो कोई ग्रहण नहीं करती है, उससे तो केवल ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से कोयले की सिगड़ी जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और CO2 के रूप में बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार से प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक छोटी सी सिगड़ी, कोयले की सिगड़ी लगी हुई है, जहां पर ऑक्सीजन जाती है और उस कोयले में जलाने का काम करती है और जो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है सिगड़ी में, वो हमारे शरीर को प्राप्त होती है। तो इसलिए श्वसन से कोई ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता है, बल्कि काय से ग्रहण करता है? पौधा जल, ऑक्सीजन को जल से ग्रहण करता है। तो अलग अलग लोहे को पौधा तत्व के रूप में लेता है, वो भी कौन सा? Fe2 और Fe3 दो रूप में ग्रहण करता है। कॉपर को भी Fe2+, Fe2+, क्यूप्रस, ये इस प्रकार की ये पूरी टेबल आपको भैया कॉपी में उतारनी पड़ेगी, जब जाकर आपको ये तैयार होगी। और डिटेल्ड क्लास में आपको इसके बारे में और विस्तृत जानकारी भी मैं दूंगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो आप, हम पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, तो पोषक तत्वों की आगे बात बढ़ेगी तो बात यहां बढ़ेगी साहब कि पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है शरीर में तो क्या क्या समस्याएं पैदा हो जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से क्या हो जाता है, और जो है आपके प्राथमिक पोषक तत्वों की कमी से क्या हो सकता है, और आपके सेकेंडरी पोषक तत्वों की कमी से क्या हो सकता है। और सबसे पहले हम कोई कह दे आपसे संरचनात्मक पोषक तत्व की कमी से क्या होता है। संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं CHO, और उनकी कभी पौधे के शरीर में कमी नहीं होती है, क्योंकि वो हवा और पानी से मिलते हैं। और
हवा और पानी से मिलते हैं, और हवा और पानी की जिस दिन कमी हो जाएगी तो पौधे का निर्माण ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे भैया पोषक तत्वों की कमी जब शरीरों में हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है। खूब क्वेश्चन आता है धान का खेरा रोग किसी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। काय कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है, सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। डाइबैक होता है, डाइबैक। देखो कुछ शब्दों को हमको समझना पड़ेगा। डाइबैक, बैक क्या होता है? डाई मरना, डाई ऊपर से पौधा मरना चालू होता है और नीचे की तरफ टूटता हुआ चला जाता है, डाइबैक। क्या बोलते हैं? डाइबैक। तो नींबू वर्गीय फलों में और भी कई फलों में होता है डाइबैक, नींबू में ज्यादा होता है। और किस कमी से होती है? कॉपर की कमी से होता है भैया, कॉपर की, तांबे की कमी से होता है। जिंक, तांबा, ये कौन से पोषक तत्व है भैया? बकू कल मोबाइल मांगने फौरन निकल जाना, जब भी ये बात आए ना कि कौन से पोषक तत्व, तो खट से आपको एक बात याद आ जानी चाहिए, बकू कल मोबाइल लेने मांगने फौरन निकल जाना। ये 8 पोषक तत्व है भैया। तो जिंक कहां पे आ रहा है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। कॉपर क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। एमओ क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऑक्सीजन की कमी हो गई भैया, ये ऑक्सीजन की कमी से रोग हो गया, टिप बर्न। ये ऑक्सीजन की कमी शरीर में नहीं है, ये खेत में कमी होगी। एक्चुअल में जब खेत में पानी भर जाता है उस कंडीशन में जड़ों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है धान में। ये तो क्या है? संरचनात्मक। पता है हमको बोरोन है भैया, बोरोन की कमी से आम में होता है, आलू में भी। ये भंडारण की कमी होती है, भंडारण के दौरान आलू में सड़ जाता है ऑक्सीजन की कमी से। तो इस प्रकार से आपको ये पोषक तत्व की कमी जब पढ़े हम, तो हमको ये भी पता होना चाहिए ये पोषक तत्व है कौन सा। जब जब आप कोई चीज पढ़ेंगे कि साहब इसकी कमी से ये होता है, इसकी कमी से ये होता है, तो साथ के साथ हमको बकू कल मोबाइल मांगने फौरन निकल जाना भी हमको याद रखना है। तो देखिए आप, उसके बाद डाइबैक के बाद क्या आ गया? विपटेल आ गया। विप, इसको भी समझो आप। देखिए आप, विप, इसका नाम ये ना, विप इस प्रकार से होता है एक्चुअल में, WHIP, विप टेल, विप। और विप को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? कोड़ा। कोड़ा, मारने का कोड़ा होता है, पूंछ, कोड़े की पूंछ, पूंछ होती है, पूंछ, कोड़े की पूंछ। पहले पिक्चरों में देखते थे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की पिक्चरों में, एक चाबुक सा होता था लंबा, उसकी लंबी सी पूंछ होती थी, वो है विप टेल। विप टेल, कौन सी टेल? कोड़े की पूंछ। मतलब इसकी जो पत्तियां है ना, गोभी की पत्तियां, वो ऐसे लंबी लंबी हो जाती है, ऐसे लंबी लंबी पत्तियां हो जाती है, सकड़ी सकड़ी लंबी लंबी, विप टेल हो जाती है। और ये मोलिब्डेनम की कमी से होती है। काय कमी से होती है? मोलिब्डेनम की कमी से होती है। धान में टिप बर्न हो जाता है। आम में ब्लैक टिप, काला शीर्ष, एक सिरा काला पड़ जाता है, काला शीर्ष, और ये होता है बोरोन की कमी से। हमने पहले एक चर्चा की थी भैया, ध्यान हो तो, फल के फटने की समस्या, और कई जगह बात आएगी, फल फटते हैं बोरोन की कमी से फटते हैं फल। फल फटने का और भी कारण हो सकता है, बोरोन भी एक इंपॉर्टेंट काम है। और राजस्थान की परिस्थितियों में सबसे ज्यादा फटता है अनार, सबसे ज्यादा अनार फटता है, जो हमारे जालोर में और जोधपुर में खूब अनार होता है। और उनके फटने के 2 कारण होते हैं, एक तो बोरोन की कमी और एक अनियमित सिंचाई। रेगुलर सिंचाई होती रहेगी तो नहीं फटेगा, बहुत लंबा समय सूखा रह गया और अचानक पानी दिया, अनार फट जाएगा। तो ब्लैक टिप, ब्लैक हार्ट आलू में होता है, ब्लैक हार्ट। आलू को ऊपर से तो पूरा साबुत दिख रहा है, अंदर से काटा, अंदर से काड़ा काड़ा निकलेगा भैया, आधा सा हिस्सा काड़ा काड़ा हो जाएगा, हार्ट उसका काड़ा हो गया, ब्लैक हार्ट। उसका दिल काड़ा हो गया, उसको भंडारण के कारण होता है एक्चुअली में, उगाने के दौरान नहीं होता है। भंडारण में जब आलू को रखते हैं तो वहां ये समस्या होती है, वहां पर समस्या होती है, ब्लैक हार्ट हो जाता है भैया। ऐसे ही बोरोन की कमी से गोभी में एक और है, होलो हार्ट, होलो, पोला, होलो का मतलब होता है पोला। पूरा का पूरा जो तना है, पूरा का पूरा जो गोभी का पौधा है, उसका पूरा का पूरा तना खोखला हो जाता है। खोखला क्या हो जाता है? खोखला, होलो। इसके कई नाम है, ब्राउनिंग, ब्राउनिंग, पूरा सड़के ब्राउनिंग हो जाती है, पूरे तने में सड़के ब्राउनिंग हो जाती है।
लाल पड़ता है पहले और फिर भूरा हो जाता है, रेड रोट भी कहते हैं, भूरापन भी कहते हैं, कई नाम है इसकी। बोरोन की कमी से होता है। कुफड़ी में रोग, ये तो रोग है, ये तो आगे पढ़ेंगे हम बीमारियों में। जिसके में देखो आप श्वेत शीर्ष, शीर्ष ऊपर की कलिका, हमने बात की थी ऊपर की कलिकाओं पर लक्षण प्रकट होते हैं कैल्शियम और बोरोन के, क्योंकि वो दोनों तत्व अचल तत्व थे। कैल्शियम और बोरोन कौन से तत्व थे? अचल तत्व थे भैया। इसके बाद देखो और भी समस्याएं हैं भैया, और भी कई तत्व है जिनकी कमी से कई समस्या हुई। मक्का में हो गई जिंक की कमी से श्वेत कली रोग है, गोभी में वही भूरापन दोबारा आ गया, क्लोरोसिस हो जाता है, क्लोरोसिस, हरिमाहीनता, हरिमाहीनता, क्लोरोफिल की कमी हो गई भैया, हरित लवक की कमी हो गई, पर्णहरित की कमी हो गई, क्या कमी हो गई? पर्णहरित की, पीला पड़ गया। और ये किसके कारण से होता है? मुख्य रूप से मैग्नीशियम के कारण से होता है भैया। क्योंकि पता, इधर देखो ध्यान से, जो क्लोरोफिल की संरचना होती है ना, पर्णहरित की संरचना होती है, उसमें सबसे मुख्य उसका मूल केंद्रक जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल की संरचना के चारों तरफ लोहा, देखो लोहा, ये लोहा, इसके बाद कार्बन लगे होते हैं भैया, इस प्रकार की तो मैग्नीशियम और फेरस दोनों ही हरिमाहीनता के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये क्लोरोफिल पर्णहरित का निर्माण ही कौन करता है? लोहा, Fe और मैग्नीशियम करता है। इसीलिए ध्यान सुन ले बात, दोनों कई जगह टकराएंगे आपके। मैग्नीशियम और लोहे की कमी से हरिमाहीनता हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाता है। अब ये क्लोरोसिस की भी एक छोटी सी बात याद आ गई मेरे को, इधर देखो आप ध्यान से सुनिएंगे। क्लोरोसिस क्या हुआ? पौधे का हरापन कम होना, हरित लवक की कमी कम हो जाना, यानी पीला पड़ जाना। तो इधर देखो आप, मैं दिखाता हूं आपको, मैं पौधे में पीलापन दो कारण से हो सकता है भैया। एक तो क्लोरोसिस, क्लोरोसिस है, और दूसरा होता है इटियोलेशन, इटियोलेशन। ध्यान से सुन लेना, लिख भी लेना इसको। इटियोलेशन, पौधे में पर्णहरित की कमी अगर हो गई तो उसको कहेंगे क्लोरोसिस। क्या कहेंगे? क्लोरोफिल की कमी हो गई तो क्लोरोसिस कहेंगे। क्लोरोसिस, क्लोरोफिल या पढ़ने एक ही बात है, क्लोरोसिस कहेंगे। और अगर प्रकाश की कमी से पौधा पीला पड़ गया है, मिलता है, इसमें इसको बोलते हैं पांडुरता। पांडु थे ना, पांडु पीले पड़ गए थे, पीला शरीर पड़ गया था पांडु का, वो पांडुरता है, ये शरीर पीला पड़ जाना प्रकाश की कमी से, प्रकाश की कमी से पौधे का पीला पड़ जाना पांडुरता या इटियोलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हरिमाहीनता हो जाती है भैया। अब ग्रे स्पेक्स जो में होता है, ग्रे करके सलेटे धब्बे हो जाते हैं मैग्नीज की कमी के कारण। नेक्रोसिस होता है सब्जियों में, बोरोन तो अंदर से सड़ जाते, आंवले में भी होता है नेक्रोसिस, यानी सड़ना, अंदर के अंदर सड़ जाना, नेक्रोसिस, सड़ना, नेक्रोसिस होता है। कपास में होता है कि जो है कपास का जो होता है ना, वो डोडा बनता है जिसमें अंदर कपास होती है, वो तिरक जाना, तड़क जाता है, और वो नाइट्रोजन की कमी से होता है। कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से होता है। एक दो और देखो आप, छोटी पत्ती, लिटिल लीफ, एक तो था डाइबेक, जो कॉपर की कमी से हुआ था नींबू में, डाइबेक कॉपर की कमी से हुआ था। एक छोटी पत्ती रोग, वही नींबू में जिंक की कमी से होता है। कंफ्यूज करता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, कॉपर और जिंक। कॉपर की कमी से तो क्या हुआ था? डाइबेक, और जिंक की कमी से क्या होगा? लिटिल लीफ, छोटी पत्ती रोग, लघु पत्ती रोग। अब लघु पत्ती रोग होता है, ठीक है, वो लघु पत्ती रोग, फिर यह कंफ्यूजन बात आ गई, देखो इसमें और इसमें। लघु पत्ती नींबू में हुआ तो जिंक की कमी से हुआ, और लघु पत्ती बैंगन में हुआ तो माइकोप्लाज्मा के कारण हुआ। माइकोप्लाज्मा एक रोगजनक है, ये रोगजनक है वैसे तो, परंतु यहां पर तत्वों में इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी काम आई है, यहां इसको समझा दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम की कमी से टमाटर में होता है ब्लॉसम एंड रोट। अब देखो ये ब्लॉसम एंड रोट क्या होता है, ये वर्ड्स जो है ये हमको आने चाहिए। ब्लॉसम एंड का मतलब क्या होता है? देखो टमाटर होता है इस प्रकार का, टमाटर, ये टमाटर है, और यहां इसकी ये दो तीन पत्तियां सी लगी होती है, और ये
इसका ये फ्रंट होता है। तो ये जो यहां से ब्लोसम एंड कहते हैं, जुड़ाव होता है ना, जुड़ाव, इसको बोलते हैं ब्लोसम एंड बोलते हैं इसको, ब्लोसम एंड। तो टमाटर का यहां से सड़ाव चालू हो जाना भैया, यहां से सड़ता सड़ता पूरा टमाटर सड़ जाता है, इसको बोलते हैं ब्लोसम एंड रोट। और ये काहे में होता है? टमाटर में। और किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, इस प्रकार से पोषक तत्वों की बात करते करते हम और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम अब आगे बढ़ेंगे तो पोषक तत्वों की पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन कौन से पोषक तत्वों से क्या क्या होगा और कौन कौन से किस किस प्रकार के लक्षण आएंगे, हैं? इसको क्या क्या कहते हैं, किंग ऑफ न्यूट्रिएंट कहते हैं और क्यों क्यों कहते हैं। फास्फोरस की बात करेंगे तो ये एनर्जी करेंसी है, ऊर्जा मुद्रा है, की ऑफ लाइफ है, हंसिया, हंसिया आकार, हंसिया नहीं होता है वो काटने का, काटने की हंसिया, दांतली जो होती है, इस प्रकार की पत्तियां हो जाती है इसमें। तो ये सब एक एक करके पोटास की कमी से क्या होगा भैया? पारगम्यता को प्रभावित करेगी, प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर देगी। इन सब चीजों का अध्ययन हम डिटेल्ड क्लासों में करेंगे, जो विस्तृत कक्षाएं होगी उनमें करेंगे। तो आज सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।